दुष्ट बंदर व सतरंगी तोता। विंध्याचल की गहन अटवी में सैकड़ों तरह के पशु पक्षी रहते थे। बड़े बड़े वृक्ष फलों से लदे रहते थे। पक्षियों के साथ साथ बंदर भी उन वृक्षों पर बसेरा करते थे। सब इतने हिल मिल कर रहते थे कि उन्हें अपनी जाति पाति का भान भी नहीं रहता था। कुछ दिनों से पूरी अटवी के पक्षी बहुत परेशान थे। कहीं से एक दुष्ट बंदर वहां आ गया जो सभी को परेशान करता था। अपने साथी बंदरों से लड़ना झगड़ना, फल फूल वाली डालियों को तहस नहस करना आदि उसका नित्य क्रम बन गया था। इसके साथ ही वह बेचारे सीधे साधे पक्षियों को भी सताया करता था। किसी डाली पर बैठकर कोई पक्षी फल खा रहा हो या अपने घोंसलों में सुख से बैठा हो तो उसे नहीं सुहाता था। वह तुरंत उसी डाली पर जा पहुंचता और बैठे हुए पक्षी को उड़ने के लिए मजबूर कर देता, उसके घोंसले को नष्ट कर देता था, अंडे व बच्चों को निर्दयतापूर्वक फेंक देता। बेचारे निरीह पक्षी आंसू बहाकर रह जाते थे। धीरे धीरे अटवी में उस दुष्ट बंदर का आतंक छा गया। उसकी क्रूरता से सभी दुखी हो गए। और तो और बेचारी भोली बया ने एक बार उससे कहा, बंदर मामा, क्यों छोटे छोटे जीवों को तंग करते हो? थोड़ा सा रहम भी रखा करो। बंदर ने आव देखा न ताव, महीनों की मेहनत से बनाए हुए उस बेचारी बया के सुंदर घोंसले को एक झटका देकर डाली से तोड़ा और घुमाते हुए आकाश की ओर उछाल फेंका। बया अपनी जान बचाकर भागी, नहीं तो वह भी घोंसले के साथ किसी कंटीली झाड़ी में जा फंसती। मुख्य संकट पक्षियों पर था। उन्होंने अनेक बार एक साथ बैठकर उपाय ढूंढने का प्रयत्न भी किया। दुष्ट बंदर उनकी सभा भी नहीं होने देता। आखिर एक दिन कबूतर ने सुनहरी कोयल से कहा, कोयल बहन, हमने हमारे विद्वान साथी सतरंगी तोते को कभी अपनी दुविधा नहीं बताई। हमें उससे निवेदन करना चाहिए। कोयल को कबूतर की बात जंच गई। वे दोनों तुरंत सतरंगी तोते के पास जा पहुँचे और उसको अटवी की संकट गाथा विस्तार पूर्वक बताई। सतरंगी तोते ने सुनते ही कहा, भाई, वैसे तो सारे बंदर इतने दुष्ट नहीं होते। यही कुछ ऐसा है, लगता है इसी की आदत बिगड़ गई है। जरूर कोई न कोई उपाय करूँगा। कोयल ने जोर देकर कहा, सुकराज, हमारे अनेक साथी बाल बच्चों से बिछुड़कर आंसू बहा रहे हैं। उनके घर उजड़ गए। अनेक माताओं की गोदें सूनी हो गई। आप जल्दी उपाय करें। दूसरे दिन सतरंगी तोता अपने एकांत नीड़ छोड़कर बंदर से दोस्ती करने निकल पड़ा। उसने बंदर की भयानक शक्ल देखी और थोड़ी ही देर में उसकी दुष्ट हरकतें भी सामने आ गई। उसने सोचा, सचमुच मेरे साथियों के लिए इस दुष्ट ने भारी संकट पैदा कर दिया है। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाकर वह बंदर के पास पहुंच गया और उसका अभिवादन किया। मामा प्रणाम। बंदर ने दांत निपोरे और इधर उधर मिचमिची लाल आंखों से देखा। तभी फिर आवाज आई, मैं सतरंगी तोता बोल रहा हूँ, इधर देखो मामा। बंदर ने आदत के अनुसार तुरंत छलांग लगाई और तोते की डाली पर जा बैठा। वह लगा उसे जोर जोर से हिलाने। पक्षी प्रायः उसकी शक्ल देखते ही उड़ जाते थे, किंतु सुकराज ज्यों का त्यों बैठा रहा। बंदर और जोर से डाली को हिलाने लगा। जब काफी देर तक डाली हिलाकर वह रुका, तब तोता हंसकर बोला, मामा, आनंद आ गया। आज तक मुझे किसी ने इतना नहीं झुलाया था। मेरी माँ ने भी नहीं। तुम तो सचमुच महान हो। थोड़ी देर और झुलाओ। बंदर के लिए यह एक नया अनुभव था। उसने भी हार नहीं मानी। अपने दांत भींचते हुए
उसने बनावटी प्रसन्नता दिखाई। मन से वह तोते को डाली से गिराकर उसकी धृष्टता का फल चखाना चाहता था। वह फिर से डाली को जोर जोर से हिलाने लगा। तोता नहीं उड़ा और बंदर थक गया। उस मूर्ख को यह ज्ञात नहीं हो सका कि डाली को हिलाने के लिए जब वह पीठ मोड़कर खड़ा होता है तभी तोता दूसरी डाली पर जा बैठता है और उसके मुंह सामने करने से पूर्व ही पुनः उसी डाली पर आ बैठता है। बंदर थक कर चूर हो गया, सांस भी भर आई। यह देखकर तोते ने कहा, मामा थक गए हो, चलो तुम्हें आज थोड़ा मधु खिलाने के लिए ले चलते हैं। बंदर ने पूछा, मधु क्या होता है? अरे मामा, वह इतना मीठा होता है कि यहाँ के सेब, अंगूर और बेरों का स्वाद तो उसके सामने कहीं नहीं ठहरता। साथ ही ताकतवर इतना है कि 5 दिन खा लेने के 50 वर्ष तक छलांगे लगाते रहेंगे। उसमें औषधि गुण है कि आपको कभी बुढ़ापा नहीं आ पाएगा। तोते ने कहा, वह लगता किस पेड़ पर है? मैंने तो यहाँ कहीं मधु नहीं देखा। बंदर ने कहा, मामा, वह पेड़ पर भी लगता है और पत्थर पर भी लगता है। पूछ कर क्या करना है, चल कर देख ही लो ना। आओ मेरे साथ। और दोनों अटवी के समीप ही पहाड़ी की घाटी में चले गए। वहाँ एक वृक्ष की ऊंची डाली पर मधुमक्खियों का छाता लटक रहा था। तोते ने उसे दिखाकर कहा, देखो मामा, उस घोंसले में मधु भरा हुआ है। हाँ, उसमें कुछ मक्खियाँ अवश्य रहती है। मक्खियाँ? अरे मक्खियाँ रहती हैं तो क्या है, मैं उन्हें एक क्षण में भगा दूंगा और सारा मधु पी जाऊंगा। तुम भी देखना मेरा चमत्कार। और आगे की बात सुने बिना ही उसने छलांग लगाई और जाकर छाते को तोड़ने मरोड़ने लगा। क्षण भर में हजारों मधुमक्खियों ने बंदर पर हमला कर दिया और वे उसे बार बार काटने लगी। बंदर ची ची करता हुआ पागल की तरह उछल कूद करने लगा। वह दौड़कर पास की चट्टान पर गया, परंतु वहां भी मक्खियों का हमला जारी रहा। मक्खियों का हमला तब तक चलता रहा जब तक कि बंदर दर्द के मारे कराहता हुआ बेसुध नहीं हो गया। सतरंगी तोता बंदर की ऐसी दुर्दशा देखकर मन ही मन संतोष की सांस लेकर अपने घोंसले की ओर मुड़ गया। 2 दिन 3 दिन बंदर बेसुध पड़ा रहा। उसके बाद स्वस्थ हुआ तो वह धीरे धीरे अटवी में पहुंचा। अब वह न तो किसी के घोंसले की ओर झांकता था और न किसी से छेड़छाड़ ही करता था। यहाँ तक कि जिस डाली पर पक्षी आकर बैठते वह चुपके से उठकर दूर की डाली पर चला जाता। सतरंगी तोते ने कबूतर और सुनहरी कोयल से कुछ दिन बाद पूछा, अब क्या हालचाल है अटवी के? सबने कृतज्ञता भरे शब्दों में कहा, सुकराज, आपके बुद्धि बल के प्रभाव से हम सबका संकट सदा के लिए दूर हो गया है। आपकी कृपा से अब चारों ओर चैन की बंसी बज रही है। कथा बोध कहता है, समस्या के अनुसार ही उसका हल खोजने का तरीका होना चाहिए। इसके लिए लोगों के व्यवहार को पढ़ना और सीखना चाहिए।